बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ख़ुदकुश हमलों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और ये जो पीर को 24 नवंबर की सुबह फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर जो ख़ुदकुश हमला हुआ है, ये हमला जो है नाकाम तो बना दिया गया, लेकिन इस हमले ने एक पैगाम दिया पाकिस्तानी रियासत को कि बाकायदा जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी सरपरस्ती में अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो चुकी है, जिसके पीछे सिर्फ अफ़गान तालिबान नहीं हैं बल्कि कुछ और गैर मुल्की ताकतें भी हैं। तो ये जो ख़ुदकुश हमला है, इसके जो तीनों हमलावर हैं जो इसमें शरीक थे, उनके बारे में बताया गया कि वो अफ़गान नेशनल थे, यानी कि वो अफ़गानिस्तान से आए थे। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारा बॉर्डर ही बंद है और अभी से नहीं कई हफ्ते से बॉर्डर बंद है और हम ये दावा करते हैं कि हमारे पास सर्वेलेंस का जो जदीद तरीन निज़ाम है वो भी मौजूद है, तो ये लोग जो हैं ये किस तरह बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते हैं और फिर पेशावर शहर में ये जो FC का हेडक्वार्टर है उस तक पहुंच जाते हैं। और तीनों ने ख़ुदकुश जैकेट्स भी पहनी हुई थी। जिस तरह के पहले भी एक ख़ुदकुश हमलावर जो है वो इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया, तो ये जो हमलावर हैं ये बड़ी आसानी के साथ FC के हेडक्वार्टर पेशावर तक पहुंच गए। और अगर आप बहुत से जो अफ़गान तालिबान के सपोर्टर हैं, बल्कि अफ़गान हुकूमत के जो ऑफिशियल्स हैं, अगर उनके जो बयानात पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप उनको देखें तो ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान में बाकायदा ख़ुदकुश हमलावरों को मोटिवेट किया जा रहा है, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान जाएं और वहाँ पर आप अहम तनसीबात पर हमले करें। और ये भी कहा जा रहा है जी कि ये जो हमले हैं ये सिर्फ़ अब खैबर पख्तूनख्वा तक या बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि ये जो हमले हैं ये लाहौर और कराची तक भी पहुँचेंगे। तो ये ऐसा लगता है कि हमने जो अफ़गानिस्तान के साथ एक जो पॉलिसी बनाई थी और पहले उनके साथ मुज़ाकरात किए दोहा में और इस्तांबुल में, वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो कहा गया कि अब हम आपके साथ सख्ती से निपटेंगे। तो बजाय कि अफ़गान तालिबान दबाव में आके तो अपनी जो पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करते, तो उन्होंने जो ख़ुदकुश हमलावर हैं उनको न सिर्फ खुली छूट दिया बल्कि उनको पाकिस्तान भेजने का एक सिलसिला शुरू कर दिया। और हम ये जो हमलावर हैं इनको पाकिस्तान में रोकने में अभी तक तो हम नाकाम नज़र आ रहे हैं। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कि पाकिस्तान की कौमी सलामती नहीं बल्कि पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए ख़तरात में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। और ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि ये जो दहशत गर्द हैं ये अब पाकिस्तान में जो अहम शख्सियात हैं उनको भी टारगेट करेंगे। तो ये जो एक जंगी सूरत हाल है, यानी कि बाकायदा अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान पर एक प्रॉक्सी वॉर को मुसल्लत कर दिया गया है। इसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को कौमी यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ही बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो कौमी इत्तेहाद जो है वो हमें फ़िलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। और ये जो हाल ही में पाकिस्तान के दो सूबों में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, इस ज़िमनी इलेक्शन के रिज़ल्ट पर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने जो रद्दअमल दिया है, वो रद्दअमल ये बता रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी यकजहती या इत्तेहाद तो दूर की बात है, बहुत ही एक खुल्लम खुला तरीके से जो इंतकाम की सियासत है उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन से अगले दिन मरीम नवाज़ ने जो पंजाब में अपनी काबीना और जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ हैं उनके एक इजलास से जो ख़िताब किया वो बड़ा दिलचस्प भी था और काबिल गौर भी था। दिलचस्प इसलिए था कि उसमें मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो ये लेक्चर दे रही थी कि ये जो आर्टिफिशियल लीडरशिप होती है ये क्रिएट कैसे होती है और फिर ये डिमोलिश कैसे होती है। चलें, ये तो आपने बता दिया कि आर्टिफिशियल लीडरशिप जो है वो क्रिएट कैसे होती है और फिर डिमोलिश कैसे होती है, लेकिन फिर आपने कुछ ऐसी बातें की कि जिसके बाद के उन पर कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के तालिब इल्म हैं। और
जब कोई लीडर या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें करें कि जिससे बहुत सी जो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ के जो अहम वाक़यात हैं उनको न सिर्फ कंट्राडिक्ट किया जाए बल्कि उनको चैलेंज कर दिया जाए, तो फिर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी जो है वो ज़रूरी हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपने ये फरमाया कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन था टोटल 13 हलकों में था, 6 कौमी असम्बली के हलके थे और 7 सूबाई असम्बली के हलके थे। 12 जो हलके थे वो पंजाब में थे, सिर्फ एक हलका कौमी असम्बली का NA-18 वो हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में था। तो 6 कौमी असम्बली के हलके और 7 सूबाई असम्बली के हलके, इन 7 हलकों में जो बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन के रिज़ल्ट को मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि जी ये तो जनरल इलेक्शन था और ये जो बाई इलेक्शन का रिज़ल्ट है ये आप समझें जनरल इलेक्शन का रिज़ल्ट है और ये एक रेफरेंडम था, और ये रेफरेंडम जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत गई है। अब आप खुद सोचें कि कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पे अगर इलेक्शन हो रहा है और उसमें से भी जो 10 नशस्तें हैं उस पर जो सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसने बायकॉट का ऐलान किया हुआ है, वो सिर्फ 2 कौमी असम्बली की सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है, तो आप इसको रेफरेंडम कैसे कह सकती हैं? तो जब आप रेफरेंडम की बात करती हैं तो फिर हमें 1984 वाला रेफरेंडम याद आ जाता है जो पाकिस्तान के एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने मुनक्कद किया था, और उस रेफरेंडम में उन्होंने दावा किया था कि उनको 98% से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट दिया और टर्न आउट भी बताया गया था कि जी 62% से भी ज़्यादा था। अब जब आप किसी बाई इलेक्शन सिर्फ 13 नशस्तों पे जो बाई इलेक्शन है उसको आप जब रेफरेंडम करार देंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है हम जैसे लोग जो हैं फिर आपकी जो बात है उसको नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे ना, हम फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपका असल में मैसेज क्या है। तो मैसेज जो है आपका वो हमें ये नज़र आ रहा है कि आपने इसको रेफरेंडम करार दे के सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मैसेज नहीं दिया, आपने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कहा कि हमने जो है आपकी मकबूलियत की जो मिथ थी, एक जो बुत था उसको डिमोलिश कर दिया, बल्कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये मैसेज दिया है कि रेफरेंडम हम जीत गए हैं और आपकी कोई औकात नहीं है। हालांकि पीपल्स पार्टी जो है वो साउथ पंजाब से पंजाब असम्बली की एक नशस्त पर कामयाब हुई है, और ये मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी के वोट नहीं थे, ये जो वहाँ पे जो उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी ने जिसको टिकट दिया था तो ये उन्होंने ख़ुद मैनेज किया है और ये उनका वोट था, और अगर पीपल्स पार्टी ने जीतना होता तो पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में किसी और जगह से भी इतने ही वोट हासिल करती, लेकिन उसको वो वोट नहीं मिले। लेकिन ये जो बाई इलेक्शन का रिज़ल्ट है इसको जब पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो एक रेफरेंडम करार देंगी, तो रेफरेंडम का मतलब ये है कि वैसा ही रेफरेंडम जैसा कि क्लीन स्वीप जनरल ज़ियाउल हक ने की थी। तो अब आप क्लीन स्वीप का दावा कर रही हैं, तो क्लीन स्वीप के जो दावे में जो मैसेज है वो पीपल्स पार्टी के लिए है, और वो ये है कि अब हमें आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है। और वो क्यों है? इसलिए कि जो कौमी असम्बली की 6 नशस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून जो है वो उसने जीतने का दावा कर दिया है, इलेक्शन कमीशन का रिज़ल्ट भी आपको यही बता रहा है। तो ये जो बाई इलेक्शन है इसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों की ज़रूरत नहीं रही। जब 2024 के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर का मरहला आया था तो पीपल्स पार्टी जो है वो उसने ये दावा किया था कि जी हमारे वोटों से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को बहुत से जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने वोट दिए थे, लेकिन सबसे जो बड़ी इत्तेहादी जमात बन रही थी उनकी वो पीपल्स पार्टी थी जिसके 74 वोट थे, 74। अब जो बाकी जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उसमें MQM भी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, नेशनल पार्टी भी है और भी पार्टियाँ। तो इन सब पार्टियों के जो वोट हैं वो कुल मिलाकर 170 बन गए हैं। ये 6 जो कौमी असम्बली की नशस्तें जीती हैं इन्होंने बाई इलेक्शन में, इनको मिला के 170 जो है उसका फिगर पूरा हो गया, और अब उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है।
और ये ज़ाहिरी बात है, मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो उनसे बढ़कर किसको खुशी होगी कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको मरकज़ में अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों मरीम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसके दरमियान कुछ सख्त बयानात का तबादला हुआ था। उसके बाद से जो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसको ये कहा है कि आपने चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मरीम नवाज़ से ये दरख्वास्त की है कि आपने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना, क्योंकि फ़िलहाल हम ये अफोर्ड नहीं करते और हमें अभी पीपल्स पार्टी के साथ चलना है। शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब तो ये समझते हैं, लेकिन एक जो सियासत है इसके सीने में दिल नहीं होता। और ज़ाहिरी बात है जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनकी नज़र भी मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर है, और मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं उनकी भी नज़र मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म की कुर्सी पे है। तो दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार हैं, और दोनों जो हैं अब उनसे एक ज़बरदस्ती का सीज़ फायर तो करवा दिया गया है। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने ये जो 13 नशस्तों का बाई इलेक्शन था इसको रेफरेंडम करार दे के पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर उसको ये मैसेज दे दिया है कि हमने आपको भी फारग कर दिया। और ये जो क्लीन स्वीप है ये सिर्फ पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं है, सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी है। और बिलावल साहब अब आप वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब छोड़ दें। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने बाई इलेक्शन के अगले दिन यानी 24 नवंबर को उन्होंने जो अपनी काबीना और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ के इजलास से जो ख़िताब किया उसमें उन्होंने बहुत नाप तोल कर गुफ्तगू की। नोट्स उन्होंने सामने रखे हुए थे और वहाँ से देख के वो गुफ्तगू फरमा रही थी। और इस गुफ्तगू में उन्होंने एक और बात भी की है, और वो बात क्या की है उन्होंने ये दावा किया है कि मैं पाकिस्तान की तारीख़ की पहली ख़ातून सियासतदान हूँ जिसको जेल में कैद किया गया और मुझ पर बहुत जुल्म हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मरीम नवाज़ को, उनके वालिद को, शहबाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया, उन पर झूठे मुकदमे बनाए और उनको काफ़ी अरसा जेल में रखा, और मरीम नवाज़ भी जेल में गई। लेकिन जब वो बतौर चीफ़ मिनिस्टर अपनी काबीना और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ के इजलास से ख़िताब करते हुए वो जब डिलिबरेटली ये कहती हैं कि मैं पाकिस्तान की तारीख़ की वो पहली ख़ातून सियासतदान हूँ जिसको जेल में कैद किया गया और उस पर बहुत जुल्म हुआ, तो ये वो एक तरह का मैसेज दे रही हैं पीपल्स पार्टी को कि मैंने आपकी जो ख़ातून लीडरशिप है उससे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त किया है। अब कोई मरीम नवाज़ के बारे में ये तो नहीं कह सकता कि जी उनको पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का इल्म नहीं है। बच्चे बच्चे को पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में उन्होंने सखर जेल में बहुत सख्त किस्म की कैद काटी थी, और जो मई जून की जो गर्मी थी उस गर्मी में भी उनके पास पंखा नहीं था। और वो उनकी अगर आप किताब पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, डॉटर ऑफ द ईस्ट में पूरी कहानी उन्होंने बयान की है कि वो अपना दुपट्टा गीला करके और वो अपने चेहरे पे लगाती थी ताकि जो गर्मी की शिद्दत है उसको कम किया जा सके। फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहबा जो हैं उन्होंने भी ज़िया-उल हक़ के दौर में कैद काटी, और भी बहुत सी ख़वातीन हैं, मैं उनका भी नाम ले सकता हूँ। लेकिन ये जब इमरान खान के दौर में मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया तो उसी दौर में फरियाल तालपुर जो कि आसिफ ज़रदारी साहब की बहन हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया। तो जिस तरीके से जुल्म सितम की कहानियाँ बयान करती हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहबा, तो फरियाल तालपुर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो बीमार थीं, हॉस्पिटल में थीं, उनको हॉस्पिटल से रात के 12 बजे चांद रात को उठाकर गिरफ़्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहबा कहती हैं मैं पाकिस्तान की सियासी तारीख़ की वो पहली ख़ातून सियासतदान हूँ जिसको गिरफ़्तार किया गया।
तो वो यास्मीन राशिद को भी भूल गई हैं, जो कैंसर की मरीज़ा है और पिछले 2-2.5 साल से वो भी जेल में हैं। और भी मैं बहुत से नाम ले सकता हूँ। नाम लेने में तो अगर मैं शुरू हुआ तो लंबी एक मैं आपको दास्तान सुना सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसमें जो जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर था, उस दौर में ख़वातीन कारकुनों को और रहनुमाओं को न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया बल्कि लाहौर के शाही किले में उन पर जो तशद्दुद किया गया वो आप नाकाबिले बयान है। यानी कि मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ कि फ़रखंदा बुखारी जो कि एक राइटर थी और पीपल्स पार्टी की हामी थी, तो उनको शाही किले लाहौर में उनको सिर्फ बेगम नुसरत भुट्टो के ख़िलाफ़ गवाही पर राज़ी करने के लिए जब उनको प्रेशराइज़ किया गया और उन्होंने इनकार किया, तो सिगरेट से उनके जिस्म पे निशान लगाए जाते थे, उनकी उंगलियों को दागा जाता था और वो चीखें मारती थी। लेकिन उन्होंने ये बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा जो हैं उनके ख़िलाफ़ गवाही देने पर आमादगी ज़ाहिर नहीं की। और भी मैं बहुत सी ख़वातीन के बारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन बताना असल में सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज स्टेटमेंट दिया ना 24 नवंबर को कि मैं पाकिस्तान की पहली खातून सियासतदान हूँ जिसको गिरफ़्तार किया गया है, ये दरअसल ऐसे नहीं हुआ। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये बहुत सोच समझ के उन्होंने बयान दिया है और वो वाकई ये समझती हैं कि जितना जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किया है इमरान खान के दौर में, वो उतना जुल्म किसी और पाकिस्तान की खातून सियासतदान पे नहीं हुआ। ना बेनज़ीर भुट्टो पे हुआ है, ना बेगम नुसरत भुट्टो पे हुआ है, ना फ़रियाल तालपुर पे हुआ है, ना फ़रखंदा बुखारी पे हुआ है, ना ही दीगर पाकिस्तान की खातून सियासी कारकुनों और रहनुमाओं पे हुआ है। और इस बयान के बाद से मुझे ये ज़ाती तौर पे पता है कि पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा जो हैं वो तड़प रहे हैं कि हम किसी तरीके से मरियम नवाज़ को जवाब दें, लेकिन उन सब को आसिफ ज़रदारी साहब ने मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ बयान देने से रोक रखा है। हो सकता है कि कोई जियाला जो है वो स्टेटमेंट दे दे, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, मसलन एक बहुत सीनियर रहनुमा जो है, उनसे मेरी बात हुई और वो इस पर बोलना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमें ज़रदारी साहब ने रोक रखा है और हम इस पर नहीं बोलेंगे। तो ये जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो आज गुफ्तगू की है 24 नवंबर की सुबह को, तो ये गुफ्तगू जो है एक तरफ तो ये बता रही है कि पाकिस्तान में इंतकाम की सियासत अभी जारी रहेगी, और दूसरी तरफ आपको ये पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक वक्ती सीज़ फायर के बावजूद आने वाले वक्त में एक नई मुहाजराई जो है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। और उसकी वजह यह है कि अब 27वीं तरमीम मंजूर हो गई है, 28वीं तरमीम भी आनी है, और 28वीं तरमीम में जो NFC का मामला है उस पर नज़रसानी की जाएगी, उसको रिकन्सिडर किया जाएगा। तो उस पर जो पीपल्स पार्टी है वो ज़्यादा लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात, इस्लामाबाद में जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो इक़्तिदार के ईवान हैं, यहाँ पर एक ये भी गुफ्तगू चल रही है कि अगर 28वीं तरमीम नहीं होती, और अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अब सादा अक्सरियत हासिल हो गई है, अब वो पीपल्स पार्टी के वोटों के मोहताज नहीं रहे, तो ये भी हो सकता है कि कौमी असम्बली जो है उसको अगर कबल अज़ वक्त उसको डिज़ोल्व कर दिया जाए और कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवा दिया जाए, तो वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा जैसा कि रिज़ल्ट ये बाई इलेक्शन में मिला है। अब इस बाई इलेक्शन की एक और भी बात बड़ी अहम है, और वो ये है कि ये बाई इलेक्शन 13 नशस्तों पे हो रहा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने 11 नशस्तों पे बायकाट किया हुआ था, 2 नशस्तों पे बायकाट नहीं किया हुआ। 2 नशस्तों पे, एक तो हरीपुर से वो NA-18 से भी इलेक्शन लड़ रहे थे, और लाहौर से NA-129 से भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है वो इलेक्शन लड़ रहा था। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म का बायकाट था कि एक तो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन का अगर आपने बायकाट करना है तो पूरे बाई इलेक्शन का बायकाट करें। ये क्या बात हुई कि आप 13 में से 11 नशस्तों पे बायकाट कर रहे हैं, 2 पे बायकाट नहीं कर रहे, और वो जो 11 नशस्तें हैं उस पर आपने बायकाट इसलिए किया कि आपका ये ख्याल था कि जी वहाँ पे धांधली होगी। तो जो बाकी 2 नशस्तें थी उस पर आपको ये कि क्यों गलतफहमी थी कि वहाँ पे धांधली नहीं होगी। अब जो
कुछ NA-18 हरीपुर में हुआ है, तो उसके बाद कोई अगर ये कहे कि जनाब जो मुस्लिम लीग नून है उसने क्लीन स्वीप किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ धांधली हो गई है, भाई सबको पता था कि धांधली तो आपके साथ होनी है। तो अगर 11 नशस्तों पे आपने बायकाट किया हुआ था तो बाकी 2 नशस्तों पे भी बायकाट करते। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो हुकूमत है इसको जो बहुत से जो इस वक्त इसके जो प्लस पॉइंट हैं, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी एक बड़ी स्ट्रेंथ ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाज़ मामलात पर जो सियासी फ़ैसले करती है वो फ़ैसले बड़े कमज़ोर और कंफ्यूज होते हैं। और ये जो फ़ैसला किया गया कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में से 11 सीटों पे हमने बायकाट करना है और 2 पे नहीं करना, तो इसका जो रिज़ल्ट आया है ये रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था। लेकिन समझ नहीं आती कि उमर अयूब साहब को और हमाद अदर साहब को ये किसने कह दिया था कि ये कौमी असम्बली की 2 नशस्तें ये दोबारा जीत जाएंगे। अगर बाकी 11 नशस्तों पे धांधली हो सकती है तो इन 2 नशस्तों पे क्यों नहीं हो सकती। तो ये एक तरह से मुस्लिम लीग नून जो है वो ठीक है, वो दावा कर रही है कि वो ये इलेक्शन जीत गई, लेकिन इलेक्शन तो वो सिर्फ 2 नशस्तों पे जीती है और वो भी फॉर्म 47 की मदद से जीती है। बाकी 11 नशस्तों पे तो तहरीक इंसाफ उनके मुकाबले पर ही नहीं थी। तो वो 11 नशस्तों पे इलेक्शन जीत कर और बढ़ के मारना, तो मेरा ख्याल है इसकी मुझे समझ नहीं आती। और एक सीट पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया है, उस पर भी पीपल्स पार्टी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो उम्मीदवार है उसके जो उसके एक तो अपने भी मामलात और ताल्लुकात जो हैं वो अहम लोगों के साथ बड़े अच्छे हैं और वो पीपल्स पार्टी के वोटों से नहीं जीता, वो उम्मीदवार भी अपनी वजह से जीता है। तो पीपल्स पार्टी को ये कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जनाब पंजाब में जनाब वो एक सीट जीत गई है, साउथ पंजाब में उसका वोट बैंक है, लेकिन जो मैसेज मरीम नवाज़ ने ज़िमनी इलेक्शन के अगले दिन दिया है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, वो मैसेज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी है। तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन था, ये ज़िमनी इलेक्शन जो है इसमें जो मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि उसने क्लीन स्वीप कर दिया, ये रेफरेंडम था और रेफरेंडम में अवाम का फ़ैसला जो है वो उसके हक़ में आया है। तो जो मर्ज़ी कहें, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि तहरीक इंसाफ की जो सियासी हिकमत अमली थी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, वो बहुत ही कमज़ोर थी और कंफ्यूज थी और उसका फ़ायदा हुआ है मुस्लिम लीग नून को। और इस इलेक्शन के नतीजे में जो नताइज आए हैं और जो मरीम नवाज़ का जो रद्दअमल आया है, उस रद्दअमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक पैगाम है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 28वीं तरमीम पर मुस्लिम लीग नून का साथ देती है या नहीं देती, और अगर नहीं देती तो उसके नतीजे में जो एक सियासी बहरान पैदा होगा, उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको जिस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में क्लीन स्वीप करना और सिंध में हुकूमत बनाना काफ़ी मुश्किल बना दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।